मैं तरुण कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। तो सभी को मेरा नमस्कार भाई लोगों। ठीक है। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हमने लास्ट टॉपिक जो हिंदी में हमने लास्ट टॉपिक को कवर किया था वो हमारा टॉपिक था रस को हम पढ़ रहे थे। ठीक है। किसी कारण मैं बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था जो हिंदी की वीडियो है। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हम डीवी, ठीक है, और जीडी और यांत्रिक के लिए हम लोग जीएस की सीरीज को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है और जैसे जैसे मुझे प्रीवियस के क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, मैं सभी को एक पीडीएफ में लगाता जा रहा हूं और मैं क्लास अपलोड कर रहा हूं। तो उसी को क्रम में जारी रखते हुए अब हमने क्या है कि लास्ट में रस को पढ़ा था और रस का आज मतलब पूरी रूपरेखा हमने जान ली थी। ठीक है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यानी कि ये सभी कुछ क्या होता है इसके बारे में हमने पूरी चर्चा की थी पिछली क्लास में। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, यानी कि टॉपिक तो वही है लेकिन जो नेक्स्ट उसमें रस में जो नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा श्रृंगार रस। कौन सा होगा? श्रृंगार रस। अब देखिएगा, श्रृंगार रस का मैं आपको बता देता हूं। जो श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। क्या होता है? रति। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी पहले भी बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और मतलब श्रृंगार रस को किसने लिखा था या किसने इसकी खोज वगैरह की थी, तो वो कौन थे? हमारे भरत मुनि। भरत मुनि ने बताया था कि श्रृंगार रस भी कुछ होता है। ठीक है। अब देखिएगा, ये हमने चीज देख ली। अब श्रृंगार रस कहते किसे हैं कि श्रृंगार रस कहते किसे हैं? तो किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम विलाप, क्या किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम विलाप अथवा विरह का वर्णन होता है। क्या? अथवा विरह का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। वहां क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा या रसपति, यानी कि श्रृंगार रस को अन्य इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है एग्जाम में कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है, अगर आपको पता है कि वहां रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है तो आप लोग बता देंगे कि भाई ठीक है चलो श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप सोचेंगे यार कि हमने श्रृंगार रस भी पढ़ा, हमने शांत रस, विभक्त रस, यानी कि हमने सब रस पढ़े लेकिन हमने ये रसराज या रसपति तो हमने पढ़ा नहीं। ठीक है। तो वहां क्या है, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिएगा नेक्स्ट, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। अब क्या है? श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं और वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है संयोग श्रृंगार रस और नंबर 2 होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। संयोग श्रृंगार रस अगर हम एक मोटे तौर पे देखें तो संयोग श्रृंगार रस होता है कि यानी कि क्या है कि दो नायक और नायिका का आपस में मिलन होगा। क्या होगा? मिलन होगा। ठीक है। और वियोग श्रृंगार यानी कि वियोग पहले से ही पता चल रहा है कि यानी कि वो आपस में क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, पेचअप हो जाएगा, मतलब कहने का ये है उनका। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से डेफिनेशन को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम विलाप अथवा विरह का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। और श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है संयोग श्रृंगार रस और नंबर 2 होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। तो आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है। चलो, आपने देखा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब वर्तनी। अब क्या है, हम इसकी वर्तनी पे भी जाएंगे। क्या? हम इसकी वर्तनी पे भी जाएंगे। अब देखिएगा, वर्तनी पे जाते हैं तो हमें ये भी, कुछ लोग गलती से ये भी लिख देते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि ये जो स बनता है ये हमारा किससे बनता है? ये बनता है हमारा, मैं आपको अभी एक मिनट वेट कीजिए। ये स प्लस रे, यानी कि ये स क्या होता है? हमारा तालु व्यंजन होता है। क्या होता है? हमारा श तालु व्यंजन होता है। ठीक है। तो हमारा स तालु व्यंजन होता है। तो हम अब देखिएगा, अब कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ना, इसको श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं। तो क्या है कि इस रे में कभी ये री वाला रे ऐड नहीं होता है। ये बात आप लोग शायद अगर आपने वर्णमाला को पढ़ा है तो आप लोग ये मुझसे अच्छे से भी जानते होंगे कुछ लोग। ठीक है। यानी कि इस रे में ये वाला रे कभी भी ऐड नहीं होता है। क्या आपने कभी इसको देखा है? कुछ इस तरह से लिखा हुआ नहीं देखा होगा ना। ठीक है। तो यानी कि ये ऐसे कभी ऐड नहीं होता है। ठीक है। तो ये पूरी वर्तनी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक। यहाँ अगर आपको लिखना भी है, क्या अगर यहाँ आपको लिखना है तो देखिएगा, श्रृंगार को हम ये और इस तरह से, ये तो हमारा शुद्ध वर्तनी होता है, या हम इसको
इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी वर्तनी के आधार पे क्या होता है? शुद्ध होता है, बिल्कुल ठीक है। ये वर्तनी के आधार पे शुद्ध होता है। अगर आपसे कभी ऐसे ना लिखा जाए तो ऐसे लिख देना, बिल्कुल ये भी करेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये अगर हम टाइपिंग में लिखते हैं तो ये कोडिंग से लिखा जाता है, इसकी कोडिंग होती है, ठीक है। जबकि इसको आप विदाउट कोडिंग के भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, या आपका कोई भी शब्द नहीं कटेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो देखिएगा इसको, आइएगा अब देखते हैं हम क्या होता है कि श्रृंगार रस का फर्स्ट प्रकार देखते हैं क्या होता है। संयोग श्रृंगार रस। क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस। अब देखिएगा संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम मिलाप का वर्णन होता है या रूप सौंदर्य का वर्णन होता है, वहां क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। एक बार फिर से नेक्स्ट डेफिनेशन को समझिएगा। जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम मिलाप, यानी क्या हो? जहां दो प्रेमी मिल रहे हो, ठीक है। बेशक हो सकता है कि एक के मन में चेष्टा ना हो मिलने की, लेकिन दूसरे के मन में हो, लेकिन वहां क्या है कि दो परस्पर प्रेमी, उन्हीं को कहा गया है। प्रेम मिलाप का वर्णन अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन होता है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जैसे ये आदत लड़कों में होती है कि झूठी तारीफ लड़की की कर देता है, यार तुम तो बहुत सुंदर। तो जब बिल्कुल ऐसे मतलब समझ जाओ कि वहां चाहे वो उनको उस गर्ल्स को वो शोभा नहीं दे रहा होगा कि हाँ यार ये गर्ल्स सुंदर है, उसको चाहे वो शोभा ना दे रहा हो शब्द, लेकिन वो क्या लड़का अपनी साइड से पूरे एफर्ट लगाएगा, ये मतलब ऐसे तारीफ करेगा, ठीक है। तो यानी कि क्या है, रूप सौंदर्य का वर्णन होता है, वहां क्या होता है? वहां श्रृंगार रस होता है, ठीक है। अब देखिएगा जो स्थायी भाव होता है वो एक रस का एक ही स्थायी भाव होगा, ठीक है। बेशक संचारी भाव दो हो सकते हैं लेकिन स्थायी भाव एक ही होगा। यह बात आप हमेशा याद रखना। एक रस का अगर रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो श्रृंगार रस का ही स्थायी होगा, श्रृंगार रस का ही क्या होगा? स्थायी भाव होगा। ऐसा नहीं है कि रति वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है कि अब आप मुझसे कहेंगे सर ये तो श्रृंगार रस का था, तो फिर संयोग श्रृंगार रस का क्यों हुआ? क्योंकि ये श्रृंगार रस का ही प्रकार है, श्रृंगार रस का ही टाइप है, ठीक है, तभी इसका भाव रति है। अगर ये श्रृंगार रस का प्रकार नहीं होता तो इसका स्थायी भाव यहाँ कुछ और होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। अब देखिएगा संयोग श्रृंगार रस में अब हम फिर से देखते हैं, एक बार ये चीज हमने पढ़ा भी था और फिर से देख रहे हैं कि आश्रय आलंबन क्या होता है। देखिएगा आश्रय आलंबन होता है जिसके मन में रति का भाव जगा हो। क्या? जिसके मन में रति यानी कि प्रेम का भाव जगा हो, उसके मन में, यानी कि किसके मन में प्रेम का भाव जगा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आश्रय आलंबन हो जाएगा। और आश्रय आलंबन या तो नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, कवि हो सकता है या श्रोता भी हो सकता है, पाठक हो सकता है या कोई दर्शक भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है विषय आलंबन। विषय आलंबन क्या होता है? वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में रति का भाव जगा हो, यानी कि वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में रति का भाव यानी कि मन में प्रेम का भाव जगा हो, वो क्या होता है? हमारा विषय आलंबन होता है, यानी कि कारण होता है कि इसके कारण क्या हुआ कि मेरे मन में इसके कारण प्रेम का भाव जगा। अब मैं क्या हुआ? जब मेरे मन में प्रेम का भाव जगा है तो मैं तो आश्रय आलंबन हुआ ना। अब इसके प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव जगा, यानी कि मैं कहूं कि इसके प्रति, इस मार्कर के प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव जगा है, तो ये मार्कर क्या है? ये विषय आलंबन है कि ये विषय है भाव जगने का, और मैं वहां क्या हूं? मैं आश्रय आलंबन हूं, क्योंकि क्या है? प्रेम मेरे मन में जगा है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता उद्दीपन। वे परिस्थितियां वस्तुएं जिसके कारण स्थायी भाव जगा हो। अब क्या है? वे परिस्थितियां वस्तुएं जिसके कारण मन में क्या हुआ? स्थायी भाव जगा हो। अब मेरे मन में सपोज करो कि मेरे मन में इस मार्कर के प्रति स्थायी भाव इस मार्कर के प्रति क्या हुआ? स्थायी भाव जगा है। अब मुझे पता है ना कि इस मार्कर को हाथ में लेके मेरे अंदर ज्ञान का विकास होगा, ठीक है, मैं दूसरों को ज्ञान दे पाऊंगा। यानी कि अगर मैं 20% अपने पे 20% नॉलेज रखता हूं तो मैं 20% वो नॉलेज किसी को शेयर कर पाऊंगा, उससे किसी का क्या होगा? उससे किसी का भला ही होगा, ठीक है। कोई मेरे को आशीर्वाद ही देगा, कोई मुझे, ठीक है, कि इस संसार में हर सारी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। कोई आपको बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए शायद वो लोग आपको बुरा कहेंगे जो आपकी टांग खींचते हैं, जो आपसे मतलब
मतलब जेली फील करते हैं वो आपको बुरा कहेंगे, लेकिन अच्छे काम अगर आप लोग करेंगे तो आपको वो व्यक्ति आपको अच्छा कहेगा जो खुद से अच्छा होगा, ठीक है, यानी कि उसका नेचर अच्छा होगा, नेचर वाई, ठीक है। अब क्या होता है देखिएगा, वे परिस्थितियां वस्तु जिसके कारण मन में भाव जगता है। अब जैसे चांदनी रात, अब अगर आप चांदनी रात में हो तो आपके मन में प्रेम का भाव जग गया है। या गायन बादन, आप कोई गाना बज रहा है, मान लो कोई सॉन्ग बज रहा है, सैड सॉन्ग है और आप टूटे आशिक हो, तो आप उस सैड सॉन्ग को सुन के क्या होगा, आपके मन में प्रेम का भाव जगेगा, यार कभी भी अपने वो दिन थे, ठीक है। फिर आता है वर्षा, अगर वर्षा हो रही है जैसे, तो आपके मन में क्या हुआ कि भाव जगेगा वर्षा को देख के, वर्षा को देख कर, यानी कि ये कोई वर्षा लड़की का नाम नहीं है, वर्षा यानी कि रेन, जो बारिश होती है, ठीक है। अब बारिश को देख के कि यार जो हमारी वाली प्रेमिका थी उसको बारिश कितना पसंद थी, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, बारिश को देख के आपके मन में प्रेम का भाव जगा। नेक्स्ट आता है एकांत स्थल, अगर आप लोग कहीं एकांत स्थल पे बैठे हैं, जैसे किसी समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, ठीक है, वहां अगर आप कोई भी कहीं भी एकांत स्थल में बैठे हैं तो आपको जरूर याद आएगी कि यार जब मैं यहाँ बैठता था तो वो मेरे साथ होती थी, मतलब कुछ इस तरह से। अभी क्या हुआ, उस एकांत स्थल को देख के आपके मन में क्या जगह है, प्रेम का भाव जगह है, तो वो उद्दीपन होता है। अब आता है अनुभाव, आश्रय की चेष्टा, आश्रय की चेष्टा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि शर्म से आंखें झुकाना, यानी कि क्या है कि हमें कभी कभी किसी बात पे शर्म आने लगती है तो हम आंखें झुका लेते हैं, ठीक है। मुस्कुराना, जैसे हम किसी को देख के मुस्कुरा दें, ठीक है। पूछताछ करना, या कि हम किसी से पूछताछ करते हैं, ठीक है, आदि। अब आता है संचारी भाव, संचारी भाव में क्या होता है कि मन में क्या होता है, हर्ष यानी कि खुशी होती है, जिज्ञासा यानी कि कुछ जानने की इच्छा होती है किसी से भी, ये सब संचारी भाव में आता है कि मतलब आपके मन में क्या है, खुशी है यानी कि हर्ष है, आपके मन में जिज्ञासा यानी किसी से जानने की कुछ इच्छा है आपके मन में, ये सब क्या है, जिज्ञासा है, ठीक है। उत्सुकता यानी कि किसी भी काम को लेके आपके अंदर कोई उत्सुकता है कि यार मुझे ये काम करना है तो करना है, ठीक है, बेशक मेरे को कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अंदर उसकी चीज की उत्सुकता है, ठीक है। फिर लज्जा यानी कि अगर हमने कोई गलत काम किया है, हमें शर्म आती है, लज्जा आती है, शर्म आना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं संयोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल की ओर और देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, अब हम देखते हैं कि संयोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है, ये सूरदास की पंक्तियां हैं और सूरदास जी ने कहा, क्या कहा है इसमें, देखते हैं। देखिएगा, ये बात उस समय की है जिस समय श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं और राधा रानी पहली बार गोकुल में आती हैं, ठीक है, ये प्रसंग उस समय का है। अब श्री कृष्ण पहली बार राधा रानी को देखते हैं और उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यानी कि जानने की इच्छा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी कि श्याम यानी कि कृष्ण जी पूछते हैं कि गोरी, हे गोरी तू कौन है। अब गोरी क्या है कि ब्रज में एक बात है कि अगर आपको किसी का नाम नहीं पता है तो वहां किसी का नाम मतलब गोरी बोल देते हैं वहां, ठीक है। जैसे अगर हम ही अगर हमको किसी लड़की का नाम नहीं पता तो हम उसको किसी ना किसी नेम से हेलो एक्सक्यूज मी, मतलब ये कुछ भी इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, तो श्याम पूछते हैं कि तू, हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, तू कहाँ रहती है और किसकी काकी की बेटी है। देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, हमने तुझे ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है। यहाँ खोरी का मतलब किससे है, गलियों से है, क्या है, खोरी का मतलब है यहाँ हमारा गलियों से, कि हमने तुझे ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है। अब फिर से देखिएगा, अब एक टोंट मारने वाली बात होती है, जब श्री कृष्ण जी इतना कहते हैं तो राधा जी थोड़ा उनका दिमाग ऐसे चलता है और वो टोंट लगाती हैं। क्या टोंट लगाती है श्री कृष्ण जी पे, काहे को हम ब्रज तन आवती, यानी कि हमें कोई शौक नहीं था ब्रज या गोकुल आने का। खेलती रही अपनी पोरी, हम तो अपने आंगन में ही खेलते थे। पोरी का मतलब क्या होता है, पोरी का मतलब होता है आंगन। क्या होता है पोरी का मतलब, आंगन, यानी कि हम तो अपने आंगन में ही खेलते थे। सुनती रहती श्रवणी नंद ढोटा, यानी कि हम सुनते रहते हैं कि एक नंद का बेटा है। यहाँ ढोटा क्या है, ढोटा क्या है, यहाँ बेटे को कहा गया है कि सुनती रहती श्रवणी नंद ठोडा, यानी कि हम सुनते रहते हैं कि एक नंद का बेटा है। करत फिरत माखन दधी चोरी, यानी कि और वो क्या है कि पूरे गोकुल में उसने आतंक मचा रखा है, मतलब सभी की क्या माखन चोरी करता फिरता है, ठीक है। ऐसे श्री कृष्ण जी को क्या करती हैं, टांट करती हैं, ठीक है।
तुमरो कहाँ चोरी हम ले। अब श्री कृष्ण भगवान है, वो तो किसी को बकसने वाले हैं नहीं। अब वो भी अपनी साइड से जवाब देते हैं क्या, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हो, हमने तुम्हारी क्या चोरी कर ली और हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम हमको कह रही हो। खेलन चलो संग मिली जोड़ी। अब आप एक काम कीजिएगा कि मेरे साथ में जोड़ी बनाइएगा और खेलने चलिएगा। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। अब शिरोमणि क्या होता है, शिरोमणि होता है कि किसी भी समूह में सबसे उच्च कोटि का, क्या किसी भी समूह में सबसे उच्च कोटि का। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि। अब रसिक होता है, रसिक क्या होता है, आशिक। रसिक क्या होता है, आशिक या कि प्रेमी, यानी कि प्रेमियों में सबसे उच्च भगवान श्री कृष्ण। बातिन भुरई राधिका भोरी। राधिका को या राधा को अपनी बातों में क्या करते हैं, अपनी बातों में फंसाते हैं और उनको अपने साथ खेलने के लिए जोड़ी बनाकर ले जाते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब देखिएगा स्थायी भाव क्या है। अब हमें पता चल गया है ना कि प्रेम की बातें हो रही हैं या मिलने मिलाने का हो रहा है। चाहे एक के मन में प्रेम है, अभी राधा के मन में कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण उनकी सुंदरता के ऊपर क्या हुए, आकर्षित हुए और उन्होंने क्या हुआ कि मतलब जानने की इच्छा, उनसे बोलने की इच्छा उनके मन में क्या हुई, जागृत हुई। ठीक है। स्थायी भाव क्या होता है, रति। ठीक। आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन यानी कि क्या है, प्रेम किसके मन में जगा, तो भाई श्री कृष्ण के मन में जगा। ठीक है। विषयालंबन किसके प्रति मन में, किसके प्रति वो प्रेम जगा है श्री कृष्ण के मन में, तो देखिएगा किसके प्रति जगा है, राधा रानी के प्रति जगा है। उद्दीपन, राधा का पहली बार ब्रज में आना, क्या हुआ, उद्दीपन हुआ हमारा। अनुभाव, राधा से पूछताछ करना, यानी कि अनुभाव, चेष्टा, राधा से पूछताछ करना। ठीक है। किसके मन में आई ये बात, श्री कृष्ण के मन में आई। ठीक है। और संचारी भाव, उत्साह या जिज्ञासा, यानी कि किसी भी चीज को लेकर उत्सुक होना या जिज्ञासा, यानी कि कुछ जानने की इच्छा, वो किसके मन में हुई, श्री कृष्ण के मन में। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर रस चल रहा है तो हम रस लेके पूरा मजा ले लेके पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर से अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखो यार, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करके कराओ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।